मार्च का महीना चल रहा है। पिछला महीना था फरवरी का, और फरवरी के महीने के अंदर में एक अच्छी न्यूज़ आई है, वो ये है कि पहली महिला महिला पहली है, लेकिन एज अ पर्सन वो तीसरी पर्सन है जिनको कि एड्स के लिए क्योर कर दिया गया है। पहले हम डेटा एनालिसिस कर लेंगे, और डेटा एनालिसिस के बाद एड्स से रिलेटेड नीट में जो भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आइए फटाफट से डेटा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला कि ये पहली व्यक्ति नहीं है, पहली महिला है जिनको एड्स के लिए क्योर किया गया, लेकिन इनसे पहले भी दो लोगों को जो है वो HIV के लिए क्योर किया जा चुका है, टिमोथी रे ब्राउन और एडम कैस्टेलो, जो कि लंदन से हैं। इनको भी आइडिया क्या था कि भैया चूंकि आपके शरीर के अंदर में जो एड्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सारा का सारा WBC और WBC बनती हैं आपके बोन मैरो में। तो अगर हम किसी तरीके से पूरे के पूरे बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करवा दें तो क्या इस बात की संभावना है कि व्यक्ति को एड्स ना हो या व्यक्ति एड्स से क्योर हो जाए, और जो कि किया गया और जो कि हुआ। तो अब इसके अंदर में जो कुछ डेटा पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि सन 2000 की, अगर 2000 से 2005 की बात की जाए तो तकरीबन 1.4 मिलियन लोग जो हैं हर साल मर रहे हैं एड्स से। अगर मैं इसको डाइजेस्टेबल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो तकरीबन 4000 लोग मर रहे हैं रोज़ाना सन 2000 से 2005 के बीच में। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा 2019-20 का मौजूद है उसके अंदर में तकरीबन ये डेटा, ये जो आंकड़ा है वो हाफ हो चुका है। 700,000 लोग जो है मर रहे हैं हर साल, और तकरीबन 2000 लोग प्रतिदिन, 2000 लोग हर एक दिन, मतलब आज 2000 लोग मरेंगे एड्स से गारंटीड। इसके अलावा बट ये अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है और बुरी न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एड्स का क्योर तो आया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो कि जिनको एड्स हो गया था, जो पहले ज़माने में मर जाते लेकिन आज के ज़माने में नहीं मर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ हमारे पास हैं जिसकी वजह से उन लोगों को ज़िंदा रखा जा रहा है। अगर वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना बंद कर लें तो एड्स दोबारा से अटैक कर जाएगा और उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अभी आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग ज़िंदा हैं जिनको कि एड्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करके देखें हम अगर, तो तकरीबन 1990 के अंदर में 1 मिलियन के करीब, और आज की तारीख में अगर हम देखें जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास 2020 का मौजूद है तो तकरीबन 35 से 40 मिलियन के बीच में लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिनको एड्स है। मतलब कि लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं धरती पे जिनको कि एड्स है, तो इस बात की संभावना स्टैटिस्टिकली बढ़ती है कि वो लोग ज़्यादा लोगों तक एड्स को फैला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर उनको क्योर कर दिया जाता तो फिर वो और लोगों को वो चीज़ नहीं फैला पाते। लेकिन ये जो तीसरा एड्स का क्योर आया है, जिन फीमेल के अंदर में ये क्योर आया है, उसके अंदर में क्या खास बात थी कि एक तो इनको एड्स था, दूसरा इनको ल्यूकेमिया भी था, और दोनों के अंदर में क्या किया जा सकता है कि जो पूरा का पूरा बोन मैरो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन अब की बार जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो दो तरीक़ों से हुआ है कि दो चीज़ें ट्रांसप्लांट की गई हैं। पहला, एक तो रिलेटिव से पूरा का पूरा जो बोन मैरो है उसको लेकर के ट्रांसप्लांट किया गया, वो तो हो गया पहला, कि धीरे धीरे वो सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी और उन प्रोलिफरेशन के अंदर में सेल जो है नॉर्मल होंगी। इसके अलावा जिस तरीके से आपके स्टेम सेल के बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, उसी तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक से एक इन्होंने ब्लड लिया, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड की खास बात ये थी कि उसके अंदर में इस तरीके की स्टेम सेल मौजूद थी कि जो कि एड्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये जो अब मेरे पास अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड आया है इसको भी ट्रांसप्लांट किया गया फीमेल के अंदर में, और वो उसके अंदर में जो स्टेम सेल मौजूद थी वो पूरे बॉडी के अंदर में फैली और पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम एक तरीके से रीसेट कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और उनका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम उस तरीके की लिम्फोसाइट्स और WBC का बना हुआ है जो कि एड्स के लिए रेजिस्टेंट है। अब एड्स का वायरस उनके शरीर में अगर होगा भी तो उनके इम्यून सिस्टम पे किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। ये मेथड पिछले मेथड से कंपैरेटिवली ईजी भी है और ज़्यादा कारगर भी है, इसलिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। अगर हम बात करें पूरे के पूरे एड्स के प्रोसेस की, तो आपका एक स्थिति है एड्स जिसको कि आप सिंड्रोम बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। इसके अलावा जिस वायरस से हो रहा है वो आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नीट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि किस तरीके की, किस स्पेसिफिकली किस सेल पे एक्ट करता है, तो वो कौन से सेल पे एक्ट करता है, T हेल्पर सेल। और ये जो HIV है इसके सरफेस पे आपको मिलेगा GP120 प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 120। ये ग्लाइकोप्रोटीन एड्स के वायरस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के अंदर में स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और वो हमारे लंग्स के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे लंग्स के अंदर में एंट्री लेते हैं। किसी भी वायरस को जब एंट्री लेनी होती है सेल में तो इसी तरीके से रिसेप्टर और स्पाइक प्रोटीन्स मिलते हैं और वायरस जो है एंट्री लेता है।
एड्स के अंदर में वो काम कर रहा है। एड्स के सरफेस पे GP120 प्रोटीन मिलता है और हमारे टी हेल्पर सेल के ऊपर में CD4 प्रोटीन्स मिलते हैं। ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और वायरस जो है सेल के अंदर में एंट्री लेता है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए कि किस तरीके से एड्स का जो सबसे बाहर है, जो लिपिड की लेयर है, उसके अंदर में GP120 प्रोटीन है। इसके अंदर जो इसका कैस्पिड है उसके अंदर में आपको 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, इंटीग्रेज जो है वो मॉलिक्यूल मिलेगा, कई सारे प्रोटीन और एंजाइम्स इसके अंदर में होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पूरा आना चाहिए। और अगर आप मतलब हम अपने एनालिसिस टूल्स के अंदर में उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप लिटरली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की तस्वीर देख रहे हैं, जिसके अंदर में टी हेल्पर सेल आपको नज़र आ रही है और उसके ऊपर एड्स का वायरस जो है वो अटैक कर रहा है। येलो में जो है वो एड्स का वायरस है, ब्लू वाली जो सेल है वो आपकी टी हेल्पर सेल है, टी लिम्फोसाइट है। ध्यान रखिएगा कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की जो तस्वीरें होती हैं वो कलर्ड नहीं होती हैं, तो इसको आर्टिफिशियली कलर किया गया है ताकि आपको अंतर बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके। वरना जो स्कैनिंग या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो तस्वीरें होती हैं वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होंगी। ओके, तो ये थी आज की कहानी और जल्दी से अगली कहानी लेकर के मिलते हैं भाई। और अगर लगता है कि भैया काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कम्युनिटी को बढ़ाइए, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, ये कम्युनिटी बढ़ेगी, ये यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। बाकी डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक्स दिए गए हैं वो प्लीज़ जा करके देखिए और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।